May I come in? Thank you, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटी। Thank you, sir. शुभम सोनी जी। Yes, sir. शुभम वैसे ही शुभ होता है, सोना तो वैसे ही शुभ धन्यवाद सर। है। और फिर आपके पिताजी का नाम गोल्ड स्मिथ। नहीं सर, पिताजी का नाम रामपाल जी सोनी, उनका ऑक्यूपेशन गोल्ड स्मिथ है। अच्छा अच्छा, रामपाल, हाँ। फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो सर क्षमा नहीं चाहूंगा। नहीं नहीं, सही है। आप भीलवाड़ा से बिलोंग करते हो? यस सर। भीलवाड़ा में तो कौन सा उद्योग ज़्यादा फेमस है? सर भीलवाड़ा का वस्त्र उद्योग विश्व प्रसिद्ध है, मैनचेस्टर सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है उसको। मैनचेस्टर कहते हैं ना उसको। यस सर। तो आपने सोने के, आपके पिताजी ने, आपने क्या इस सोने का धंधा क्यों कर रहे हैं? कपड़ा का करना चाहिए ना, वहाँ तो कपड़ा उद्योग ज़्यादा अच्छा, तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलती है, सर ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट सर मिलता है। इसकी एक संभावना है, लेकिन सर ये एक तो हमारा पारंपरिक उद्योग है, और सर इसमें हमारी जो कुशलता है वो अन्य से अधिक है। तो सर ये कारण रहा है, और अभी जैसे जैसे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो सर जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में या फिर प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो सर ये है। तो शुभम जी, एक बात ये देखिए कि जो गोल्ड है उसके अंदर मिलावट बहुत ज़्यादा करते हैं। आप मान लो भीलवाड़ा के एसडीएम हो और आपके पास शिकायत है, अरे साहब ये सोना, इसमें तो रांगा मिला रहे हैं, पीतल मिला रहे हैं, तांबा मिला रहे हैं, कांसा मिला रहे हैं, जो भी है। यस सर। और ये सच्चाई भी है, काफ़ी हद तक इसमें कुछ मात्रा में मिलाया जाता है, क्योंकि सोना सर जो प्योर सोना होता है वो नरम धातु होती है। वो तो बात सही है, लेकिन जब आज मैं आपसे एक ये अंगूठी लेके आया, यस सर। अरे ये अंगूठी आपने मेरे को बताया साहब 90% शुद्ध सोना है, 22 कैरेट की है, लेकिन इसी को ले जाके मैं दूसरे सोने को देता हूँ तो वो तो उसकी आधी रेट कर देता है कि तो इतनी मिलावट है। ये क्या कारण है? सर इसके 2-4 कारण होते हैं। पहला तो जैसे सर इसमें जो नगीना लगा होता है सर, उसका वेट लॉस किया जाता है। नहीं, मैं वेट की बात ही नहीं कर रहा, मिलावट की बात कर रहा हूँ। सर ये वेट की नहीं कर रहा मैं, मिलावट। सर अगर मिलावट होती तो 90% शुद्ध सोना आपने मेरे को दिया, यस सर। मैं दूसरे सोने को इसको बेचने जाता हूँ, मुझे तो 1 साल बाद में बेचना है, पैसा चाहिए, तो वो सोने कहेगा साहब ये तो 70% शुद्ध है, फिर ये इसका ये जो इसमें लेबर है वो कम कर देते हैं, जॉइंट है वो कम। यस सर। ऐसे कुल मिलकर अगर मेरे को 50% वापस देते हैं, ऐसा क्यों? सर अगर ये हो सकता तो वो अपनी जो प्रोफेशनल एथिक्स होती है उसका उल्लंघन कर रहा है। हो सकता है कि आपके साथ वो धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहा हो। अब क्या पता धोखाधड़ी वो कर रहे हैं कि आप कर रहे हो, आपने तो मेरे को 90% दिया था। यस सर। तो सर जैसे कि हमारे भीलवाड़ा में जो ये सराफा एसोसिएशन होता है वो इस बात की सुनिश्चितता करता है, जब माल बेचा जाता है तो उसके साथ एक टंच एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें उसकी शुद्धता को बताया जाता है। अगर गड़बड़ शुभम होती जी, सोना एक बार ले लिया ना, इसके बाद वो 50 साल तक उसको बेचेगा नहीं, सुनार के लेके नहीं जाएगा। और आप इसको स्वीकार करो कि इसमें बहुत मिलावट होती है। अच्छा, मिलावट नहीं होती है बताओ? आज एक किसान है या छोटा मान लो परचूने का धंधा करता है, वो तो लखपति नहीं बनता, और सोने का जो काम करता है वो 1 साल में करोड़पति अरबपति बन जाता है, ऐसा क्यों? सर मैं इसको सर क्रिटिसाइज करने में थोड़ा अपने आप को संकोच महसूस करता हूँ, प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है सर ये। इसका मतलब आप, चलो आप एसडीएम बन गए सर, और आपको कई ऑफिसों के लिए कलेक्टर साहब ने इंस्पेक्शन करने के आदेश दिए कि आप आज जाइए और ये मेडिकल की जो है ना अपने CSC PSC इनको चेक करके आओ। आप क्या क्या चेक करोगे, उसमें क्या क्या कमियां आपको पाने की संभावना है, उसमें सुधार के क्या प्रयास करोगे एक एसडीएम के रूप में? सर पहले तो एक समय पे उसका खुलना और बंद होना, डॉक्टर की उपलब्धता होनी चाहिए, जो स्टाफ है वो प्रॉपर टाइम से आना चाहिए, उसका एक रजिस्टर होता है उसमें चेक की जाएगी कि देने की मार है। इसके अलावा जो दवाइयाँ जो भंडारण स्टोरेज है उसकी व्यवस्था देखी जाएगी, और उसके अलावा वहाँ पर अगर कोई मरीज आया है तो उससे उसका फीडबैक लिया जाएगा कि आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ हुई, यहाँ पे जो कर्मचारी उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है। अगर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उनको सूचित किया जाएगा, और उनके खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता हो तो वो भी की जा सकती है सर। तो आप रास्ते में जाओगे तो और भी कोई ध्यान करोगे कुछ किसी चीज़ पे एक एसडीएम के रूप में? आप CSC PSC चेक करने जा रहे हो, रास्ते में जाओगे तो क्या क्या चीज़ें देखते हुए जाओगे? सर अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में देखूंगा कि सर कोई गड्ढा, सड़क पे कोई गड्ढा हो रहा है, या फिर कहीं पे पानी जमा हो रहा है, या फिर कहीं पे कोई अतिक्रमण या फिर कोई गैर कानूनी कार्य चल रहा है, तो मैं उसको अपनी दृष्टि में या नज़र में लाने का प्रयास करूंगा। रोड में खड्डा हो रहा बहुत गहरा, कई दिनों से है, क्या करोगे आप तत्काल? सर मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है, जो भी वहाँ के नगरीय निकाय, उनको सूचित किया जाए और इस बारे में उनके संज्ञान में लाया जाए और कहा जाए कि शीघ्र कार्रवाई की जाए, क्योंकि आम जन को इससे तकलीफ हो रही है। अच्छा, और बिजली का खंभा टूटा हुआ उसकी तरफ भी ध्यान दोगे? सर निश्चित रूप से सर, इस बारे में और मैं ध्यान से सोचूंगा कि क्या किन किन चीज़ों पर पानी का लीकेज हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दोगे?
इससे जरूर सर, बीमारियां फैल रही है, मच्छर मक्खी हो रहे हैं। जरूर सर। ये बताइए, ये सेज क्या होता है? सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, इसके अंदर ये एक ही देश के भीतर एक अन्य स्थान होता है जहाँ पे जो उत्पादित वस्तु होती है उसको विदेश से आयातित वस्तु के समान ट्रीट किया जाता है। अगर उस देश की मतलब उस सेज में बनी वस्तु को अगर किसी अन्य जगह पर आयात किया जाए तो उस पर आयात शुल्क नहीं लगाया जाता। अगर देश के घरेलू मार्केट में बेचा जाता है तो उस पर आयात शुल्क जो भी उत्पाद शुल्क होता है वो लगाया जाता है। सेज के क्या क्या फायदे हैं? सर इसका फायदा होता है कि एक क्षेत्र में सर एक्सपोर्ट को बढ़ाने फायदा मिलता है। दूसरा कि यहाँ पे ना जो विदेशी जो उत्पादक होते हैं उनको ना प्रोत्साहित किया जाता है कि वह यहाँ पे आके बनाए। जैसे अगर हम देखें अलवर नीमराना के अंदर जो गिलोट के अंदर जापानी पार्क हो गया, कोरियन पार्क होता है, इसकी अवधारणा लाई गई ताकि यहाँ पे जो उत्पादन को बढ़ाया जा सके, लोगों को रोजगार मिलता है निश्चित रूप से सर। ये खुशखेड़ा क्या है? सर खुशखेड़ा भिवाड़ी और नीमराना ये तीनों एक इकोनॉमिक सेज ही है सर। इसके अंदर जो कोरियन और जापानीज कंपनी को अलग से एक पार्क अलॉट किया गया है जहाँ पे वह अलग से उत्पाद को विकसित कर सके। कलवाड़ा कहाँ पर है? कलवाड़ा का नाम सुना आपने? तलवाड़ा, कलवाड़ा, कलवाड़ा। कलवाड़ा सर शायद अनुमान लगा सकता हूँ, हमारे गांव को सब कुछ जानते हैं। जोधपुर में है सर शायद। अरे भैया, ये जयपुर का गुड़गांव है, सर, समझ गए आप? यस सर, और आप कभी जाके देखना, ये भांकरोटा सी पास में ही है, यस सर। वहाँ पे सेज है और वहाँ आईटी का ज्यादा है, इन्फोसिस IT वगैरह और महिंद्रा और ये जेसीबी ये सारे है ना, ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं सब वहीं पे अपने उद्योग लगा रही है। और आज 3 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ। सेज का सबसे बड़ा फायदा लोगों को रोजगार के अवसर सर्जित करना। यस सर। तो ये चीजें आप एक बार देखना, ये भी बहुत अच्छी चीज सर, है। मैं जरूर करूंगा अध्ययन इस संबंध में। और ये जो होता है ये गोरबंद क्या है यार? गोरबंद, ये दाम एक गोरबंद का सुना मैंने, क्या है सर गोरबंद? ये ऊँट के गले का आभूषण होता है और इस गले का? हाँ, सर श्योर? शायद- सर अनुमान है सर शायद गले का? सर हाँ सर शायद तक गले नहीं का ही ऐसा तो नहीं है इसको भुजा में बांधते हो? सर, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ शायद तक गले का ही आभूषण है और इस पे गीत भी बना हुआ है, गोरबंद नखरा लो लीजा हमारा। चलो सर, पढ़ना। हाँ सर निश्चित। कि ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है यस सर। सभी देशों में है, वो काफी उथल पुथल चल रही है, लेकिन गोल्ड की प्राइस है वो रोजाना बढ़ रही है। यस सर। क्या कारण? सर ऐसा माना जाता है कि गोल्ड एक सुरक्षित निवेश है, एक अपन कहते हैं कि फिजिकल एसेट है। अगर आप शेयर में बाजार में निवेश करो तो ये एक डिजिटल एसेट की तरह समान है कि उसकी कीमतों में लगातार फ्लक्चुएट अधिक होता है गोल्ड की कीमत के रूप में। और गोल्ड पिछले 1 साल के अंदर 45% रिटर्न दिया, जो कि अन्य कहीं से ज़्यादा है। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि 45% रिटर्न है वो गोल्ड ने 1 साल में ही दे दिया। इससे पहले तो कभी गोल्ड को सेफ नहीं माना था क्या? सर माना गया है, लेकिन सर फिर इस वक्त है वो ऐसी गोल्ड में क्या स्थिति आई कि है जो इसने है वो 45% तक का रिटर्न दे दिया, जबकि और दूसरे सेक्टर्स हैं वो सारे अभी ट्रंप की नीतियों की वजह से खराब हो रहे हैं। यस सर। तो ये क्या कारण है? सर इसके 2-3 कारण मैं सोच पा रहा हूँ। पहला तो सर एक सुरक्षित निवेश का जरिया है और अन्यों की तुलना में सर इसकी जो डिमांड और सप्लाई किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं है कि हर देश के अंदर सोने के भंडार भी हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक सोने का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। इसके अलावा यूएसए का अलास्का क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र से भी सोने का ये निर्यात किया जाता है। तो किसी एक की इसके ऊपर मोनोपोली नहीं है, तो इस कारण एक सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। इस कारण सर आरबीआई भी गोल्ड रखता है क्या अपने पास में? यस सर। रिजर्व के रूप में है, कितना रखता है वो? सर जैसे कि एक अनुमान बताया गया था कि दुनिया भर का जो गोल्ड होता है उसका 17% केंद्रीय बैंकों के पास है। तो हो सकता है सर आरबीआई के पास 10 से लेकर 20% गोल्ड रिजर्व हो उसका। राजस्थान में अभी आपने हाँ राजस्थान का मैनचेस्टर से तुलना की है, भीलवाड़ा की है। राजस्थान सरकार ने अभी टेक्सटाइल पॉलिसी डिक्लेयर की है। क्या है उस पॉलिसी में, क्या मुख्य प्रोविजंस हैं, वो क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए? सॉरी सर मैं अभी इस बार नहीं देखा आपने टेक्सटाइल नहीं सर, इंडस्ट्रीज मैं को? अभी अध्ययन नहीं कर पाया सर। राजस्थान टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने हाँ। जारी की है, हाँ सर। तो ये पॉलिसी बनाने का मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? विभिन्न सेक्टर्स में है वो पॉलिसी बनाई जा रही है, क्या होता है पॉलिसी बनाने का? पॉलिसी सर एक हमें रोड मैप बताती है कि आगे की जो योजना है उसको किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही ये हमें बताती है कि कौन कौन सी संस्थागत आवश्यकता है या फिर किस प्रकार इस क्षेत्र का विकास किया जाए, यहाँ पे कौन कौन सी जो आवश्यकता है या फिर सरकार के द्वारा इसमें विशेष प्रयास क्या किए जा सकते हैं, वो उसके बारे में अपन को पॉलिसी बताती है। तो राजस्थान में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सामने है वो क्या क्या चुनौतियां हैं अभी, यस सर। कि उन चुनौतियों को है वो चुनौतियां हैं, चैलेंज से हैं, उन चुनौतियों से कैसे मुकाबला किया जाए हमारा?
एक तो सर चुनौतियों के रूप में बात करूँ तो पहली चुनौती कि सर हमारा जो टेक्सटाइल बनता है वो विदेशों में भी आयात होता है, और अभी जो ट्रम्प द्वारा टैरिफ वॉर की शुरुआत की गई थी तो इससे सर सभी देश एक दूसरे के प्रति जो रेसिप्रोकल टैक्स है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा निर्यात प्रभावित हो सकता है। दूसरा सर रॉ मटेरियल और सिंथेटिक यान, इसकी एक समस्या है कि भी इनके निर्माण में प्रदूषण भी होता है तो पर्यावरण को भी नुकसान होता है, और इसको लेके गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया है सर, अगर हम देखें प्रदूषण को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जैसे कैटलिस्ट या फिर जो विद्युत प्रदूषण नियंत्रण होते हैं उनको अनिवार्य करा हुआ है, और दूसरा कि एक रिको क्षेत्र की स्थापना की जाती है ताकि वो शहर से बाहर रहे और वहाँ पे वो औद्योगिक गतिविधियाँ की जावे। और इसके अलावा जैसे कि सर अभी आपने बताया था कि पॉलिसी भी बनाई गई है ताकि इस क्षेत्र का विकास की जावे। बांग्लादेश की जो क्राइसिस है उस वजह से उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां की फेमस है, उसको बहुत बड़ा नुकसान उसको झेलना पड़ रहा है। क्या ऐसे मौके का फायदा है वो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुआ है या उठाना चाहिए? निश्चित रूप से हुआ है। वहाँ का बांग्लादेश का जो कॉटन है वह भारत की तुलना में सस्ता है क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ता है। तो सर वहाँ पे जो अभी जब से ना ये वहाँ पे आंतरिक अशांति हुई है, अभी जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी उसके बाद से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें निरंतर गिरावट देखी गई है। तो निश्चित रूप से सर भारतीय टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि मार्केट में अगर सप्लाई कम होगी तो कोई ना कोई दूसरा सप्लाई करेगा ताकि डिमांड को बैलेंस किया जा सके। आपके मैथमेटिक्स भी रहा है, यस सर। तो इस मैथमेटिक्स में कोडिंग एक शब्द काम में लिया जाता है। कोडिंग क्या होता है ये मैं समझ नहीं पाया आज तक। ये कोडिंग सर कोडिंग को अगर अब सामान्य शब्दों में सोचे कि सर सूचना को एक व्यवस्थित ढंग से ना संग्रहित करने के संबंध में लिया जा सकता है। जैसे अगर हम सामान्य भाषा में बात करें कि हम भी हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं होती है उसको कोडिंग के रूप में ही संग्रहित करते हैं, फिर जब हमें आवश्यकता होती है तो वे रिट्राइवल के रूप में बाहर निकलती ताकि हम समय पर जानकारी दे पाए। अभी भारत के प्रधानमंत्री है वो कहाँ की विदेश यात्रा पे हैं? सर अभी भारत के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वह थाईलैंड में जो उनकी राजधानी बैंकॉक है वहाँ पे बिम्स्टेक समिट में भाग लेने गए हैं। ये बिम्स्टेक समिट है वो, इसका उद्देश्य क्या है? सर ये बिम्स्टेक की जो अवधारणा 1997 में दी गई थी सर, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। सर इसका उद्देश्य था कि जो दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया इसके मध्य जो तकनीकी आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाए, और जो सार्क है जो कि वर्तमान समय में प्रासंगिक हो गया है तो उसके स्थान पर किसी नए जो संघ है उसको ना बढ़ावा दिया जाए ताकि इस क्षेत्र में शांति सहयोग और वार्ता को बढ़ावा दिया जा सके। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश और भारत के संबंध और प्रधानमंत्री का बिम्स्टेक में वहां जाना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारत जो वैश्विक जो संगठन होता है उनका मतलब सम्मान करता है और वैश्विक जो नियम आधारित व्यवस्था उसमें सम्मान करता है। तो भारत द्वारा अपने आप को एक सशक्त भूमिका में दिखाते हुए और एक भागीदार देश के रूप में दिखाते हुए उसमें भाग लिया गया है, और वहाँ पे अगर सर वार्ता का अगर मौका मिलता है तो भारत अपने जो कुछ मुद्दे हैं जो कंसर्न है वह यूनिट सरकार से बात भी कर सकता है सर इस संबंध में। नहीं, भारत और बांग्लादेश सर हमेशा दोस्त रहे हैं, ऐसी क्या सिचुएशन आई कि आज उनकी बीच में है वो दूरियां हो रही हैं? सर इसका एक जो प्रमुख कारण जो मैं सोच पा रहा हूँ कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं ना 1970 के बाद 10 सालों के बाद पार्टी आधारित हो गए थे। वहाँ पे दो प्रमुख पार्टी, एक तो आवामी पार्टी और बीएनपी। जो बीएनपी पार्टी है उसका भारत के प्रति रुख सही नहीं, जिया खालिदा की उसका चाइना की तरफ टिल्टेड रहता है, और जो बीएनपी है जिसकी मतलब जो आवामी लीग है जिनकी शेख हसीना वो भारत के प्रति सॉफ्ट रहती है। तो ये पार्टी आधारित संबंध विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, और अभी जो वर्तमान में जो शेख हसीना सरकार हट चुकी है और वहाँ पर अंतरिम गवर्नमेंट है वो भारत के प्रति सही रुख नहीं है उनका। अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं बांग्लादेश की देश का मोहम्मद यूनुस जी, हाँ, इनको है एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। जी सर। कौन से क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार? उनको शांति के क्षेत्र में दिया गया, जहाँ तक मेरे को याद कर पा रहा हूँ सर, शांति के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है सर। आपकी हॉबी है भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंधों का अध्ययन करना। सर भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के अगर जो सीमा से जुड़े हुए 7 पड़ोसी देश है। नाम बताएं। पाकिस्तान से? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश है। और तटीय क्षेत्र से तटीय क्षेत्र में सर एक तो मालदीव है और श्रीलंका है, और अगर हम अंडमान निकोबार के अगर नज़दीक देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये क्षेत्र भी पास में आते हैं। ठीक है। दक्षेश में कितने देश हैं? जी सर। सार्क में कितने कंट्री हैं? सर एग्जैक्ट तो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर इसके अंदर जो दक्षिणी एशिया के जो देश है वह उनमें प्रमुख देशों के नाम मैं बता सकता हूँ। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है दक्षेश का? काठमांडू नेपाल के अंदर सार्क का मुख्यालय है। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? बिम्स्टेक का मुख्यालय शायद तक
अब बांग्लादेश में सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ जब दक्सेस था तो हमने बिम्स्टेक को क्यों प्रमोट किया? सर, ये सार्क के अंदर सर जो पाकिस्तान था उसका जो भारत के प्रति रवैया था वो सही नहीं था, और ये वैचारिक युद्ध संगठन को चलाने में सही नहीं रहता कि भी उनके बीच वैचारिक मतभेद रहता, तो जो नियम है या फिर जो हमारे जो निर्णय है उनको सही ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो 2014 में जो पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी हमला किया गया था उसके बाद से भारत ने इसमें सक्रियता दिखाना बंद कर दिया था। क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार की जो पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति है वो कंप्लीटली फेल हो गई है? किसी भी देश से हमारे मधुर संबंध नहीं रहे हैं, इस सरकार के आने के बाद रिश्ते खराब ही हुए हैं। सर ऐसा कहना तो वैसे उचित नहीं कोई है। एक देश बता दीजिए भूटान को छोड़कर यस सर। जिससे हमारे देश के संबंध सुधरे हैं बिगड़ने की बजाय। अगर मैं उदाहरण के रूप में श्रीलंका को लेना चाहूँगा, सर श्रीलंका में आर्थिक संकट आया था, वहाँ की जो राजनीतिक डोमेस्टिक जो पार्टियाँ थी उनकी जो निर्णय लिए गए थे उसके कारण वहाँ पर आर्थिक संकट आया था। उस समय भारत ने जो वहाँ पे आर्थिक सहायता की या लाइन ऑफ क्रेडिट दिलाया या IMF से जो उनको सहयोग दिलाने का या जो सहयोग दिलाने का प्रयास करा, वो एक सकारात्मक दिशा में कदम दिखाता कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध चाहता है, और वह इस जो दक्षिणी एशिया या हिंद महासागर है वहाँ पे एक प्रमुख भूमिका निभाता है। लेकिन फिर भी श्रीलंका और भारत के बीच भी आए दिन कन्फ्लिक्ट तो होते ही रहते हैं। हाँ सर कुछ मुद्दों पे विवाद जरूर होता है। जैसे अगर हम देखा जाए तो एक है कच्चा तीवू द्वीप है जहाँ पे मछुआरों को मछली पकड़ने को लेकर विवाद है। इसके अलावा सर जो कुछ व्यापार से लेकर भी कुछ घाटा है, वहाँ पे भी थोड़ा ये है। और ये मालदीव एक छोटा सा देश है, यस सर। वो भी भारत को बहुत आंखें दिखा रहा है इन दिनों। यस सर। तो ऐसे क्या संबंध हमारे खराब हो गए कि वो भारत की बजाय चाइना की ओर ज्यादा देख रहे हैं? जैसा कि यहाँ की जो विदेश नीति है वो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटी से प्रभावित है। वहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुर्सी उनके द्वारा कुछ समय पहले मतलब वो एक कैंपेन चलाया गया था इंडिया आउट, जिसका उद्देश्य था कि भारत को मालदीव से बाहर निकाला जाए। इसके माध्यम से उनको वहाँ पर राजनीतिक प्रॉपर्टी मिली और वह चुनाव जीते। तो अभी इसी नीति को अन्य देश भी अनुसरण कर रहे हैं कि वे भारत को क्रिटिसाइज करे और वहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटी में लोकप्रियता प्राप्त करे और सरकार बनाए। तो सर तो हमारे क्विट इंडिया ऐसा नारा देकर के अगर वहाँ की राजनीति प्रभावित हो रही, इसका मतलब भारत वहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है बहुत ज्यादा वहाँ के डोमेस्टिक अफेयर में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है हमारी पॉलिसी की। हाँ सर, ये हमारी पॉलिसी का एक मूलभूत स्तंभ है। तो आप मानते हैं कि फेल है हमारी पॉलिसी? सर नहीं, मैं इसमें नहीं, आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। सर ऐसा उनका मानना है, लेकिन भारत के द्वारा जो स्टैंड लिया गया उसको आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। जैसे सर वहाँ पे भारत ने जो आप अगर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे तो लोग तो आपकी वाहवाही करेंगे ना। अगर आप अच्छा ही काम कर रहे हो तो कोई अधिकारी, कोई SDM बहुत अच्छा काम करेगा तो जनता तो खुश होगी ना। सर जैसे अगर मैं विदेश नीति के संबंध में जो आंतरिक मामलों की हस्तक्षेप की बात है, सर ये अल्पकाल में फायदा दे सकती है, लेकिन सर दीर्घकाल में ये नुकसान देती है सर ये नीति। जो नेपाल है वहां पे अभी राजशाही को लेकर के आंदोलन चल रहा है, भारत के लिए क्या अच्छा है, राजशाही या डेमोक्रेसी? सर वैसे तो सर भारत लोकतंत्र का समर्थन करता है, लेकिन सर वहाँ का जो आंतरिक है मामला है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वहाँ की जो लोकतांत्रिक जो राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि उनके द्वारा जो डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था, उन्होंने जो लक्ष्य या फिर जो संभावना सोची थी वो उन्हें प्राप्त नहीं हुई। इस कारण में असंतुष्ट है और वह जो कहते हैं राजतंत्र का समर्थन कर रहे हैं। भारत के लिए अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो सर वैसे तो दोनों के स्थान पर मतलब अगर मान लीजिए जिससे पहले राजतंत्र था और फिर बाद में जो डेमोक्रेसी आई वहां पे, इनका तुलनात्मक अध्ययन करें भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके, तो कौन सा अच्छा था? सर अगर व्यवहारिक रूप से बोला जाए तो राजतंत्र वहां पे था, तो सर तो भारत को वर्तमान जो वहां पे राजा जो बनना चाह रहे हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए गोपनीय तरीके से या नहीं? वैसे भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। पाकिस्तान तो कह रहा है कि महरंग जो है बलोच वो भारत की एक तरह से पॉपेट है और हमारे पाकिस्तान को तोड़ने के लिए रो के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। आंतरिक मामलों में सीधा सीधा हस्तक्षेप करता है भारत। सर मैं इस मामले में जो भारत सरकार का स्टैंड है उस पर अपना समर्थन रखता हूँ कि भारत सरकार ने अभी तक ऑफिशियल रूप से इसको स्वीकार नहीं करा, तो सर मेरा भी इसमें यही। कौन है ये महरंग बलोच? सर ये बलूचिस्तान के अंदर इनके जो पिताजी थे वह उनके द्वारा बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया था और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए हितों के लिए आंदोलन चलाया गया था। इनका उद्देश्य था कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का 45% भूभाग है
लेकिन जो उनके संसाधन है उनका दोहन किया जाता है और ये पैसा पाकिस्तान सिंध जैसे प्रांतों के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर वो जो CAPC सिपेक कॉरिडोर है उसका जो एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन बलूचिस्तान से निकलता है और वहाँ पे उनकी लोगों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, वहाँ के संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, चीन ने भारत को मोतियों की माला पहनाई और भारत कह रहा है यार आप हमें मोतियों की माला पहना रहे हो, बताओ। तो अगर कोई किसी को मोतियों की माला गिफ्ट में दे तो ये तो अच्छी बात है, हम इससे दुखी क्यों होते हैं? सर ये BRI की तरफ जो BRI के अंतर्गत चीन द्वारा भारत के चारों ओर जो सामरिक रूप से जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे नौसैनिक अड्डे या फिर जो उनके महत्वपूर्ण स्थान बनाए गए, जैसे अगर हम देखें पाकिस्तान में ग्वादर हो गया, श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा हो गया, म्यांमार के अंदर कोप्पी हो गया और जो बांग्लादेश है वहाँ के अंदर चटगांव और प्यारा ये हो गया। तो इसके माध्यम तो भारत इस मोतियों की माला के खिलाफ कोई नेकलेस पहना रहा है क्या चीन को? यस सर। कौन सा नेकलेस है? सर डायमंड नेकलेस की नीति अपना रहा है, जिसके साथ जो भारत है ना विभिन्न हितों वाले देश जो कि चीन के से असंतुष्ट है उनके साथ सहयोग बढ़ा रहा है। इसके अंदर 2 तरह की रणनीति अपना जा रही है, जैसे वियतनाम हो गया, मंगोलिया हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, इनके साथ सामरिक सहयोग बढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा भारत जो चीन के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको चौक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे श्रीलंका के अंदर सबंग बंदरगाह हो गया और हम देखें ओमान के अंदर डुकुम हो गया, ईरान के अंदर चाहबार हो गया या सेशल्स के अंदर अजम्पशन द्वीप हो गया, रीयूनियन और वो डियोगो गार्सिया। सर इसके माध्यम से कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी का परमानेंट दोस्त या शत्रु नहीं होता है। भारत और चीन के संबंध में पिछले 5-10 वर्षों की घटनाओं से इसको बताइए वर्तमान तक। सर भारतीय प्रधानमंत्री जब 2014 में पहली बार चुने गए थे तो उन्होंने पड़ोसी प्रथम नीति का अनुसरण करते हुए जो अपने निकटतम देश है इनको ना अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करा था। तो इससे हमें पता चलता है कि भारत अपने जो पड़ोसी है उनको प्राथमिकता दे रहा है। और इसके बाद है ना भारत और चीन के बीच है ना सकारात्मक कदम भी उठाए गए थे, जैसे हम देखें कि शी जिनपिंग की महाबलीपुरम की यात्रा या भारतीय प्रधानमंत्री की वुहान की अनौपचारिक यात्रा, जिससे संबंधों में सुधार हुआ था। लेकिन 2019-20 में जो घटनाक्रम होते जैसे गलवान घाटी हो गया या बॉर्डर पे क्लेश हो गया, तो इससे ये पता चलता है कि चीन दोहरी रणनीति अपनाता है। एक तरफ तो वो सहयोग की बात करता है, दूसरी तरफ वो इंडिया को बैलेंस रखने की भी कोशिश कर रहा है। भारत यहाँ पे व्यवहारिकता को अपना रहा है और सैन्य और वार्ता दोनों को अपनाते हुए चीन के साथ अपने संबंधों को सुधार करने का प्रयास कर रहा है। आपने ये सिद्ध नहीं किया ना कि कैसे परमानेंट शत्रु नहीं रहता है या परमानेंट मित्र नहीं रहता है। सर इसका आजकल तो सुनने में आ रहा है चीन और भारत की अच्छी जुगलबंदी हो रही है। हाँ सर, इसका उदाहरण अपन रिसेंट एग्जांपल में देख सकते हैं। जैसे ट्रंप द्वारा जब टैरिफ की घोषणा की गई तो चाइना द्वारा अपने जो निर्यात के प्रति अविश्वास पैदा हुआ कि कम हो सकता है, तो उसने भारत के साथ मधुर संबंधों की शुरुआत की। जैसे कि लास्ट जो अभी ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें शी जिनपिंग और मोदी जी की जो वार्ता हुई थी वो ठीक है, समझ गए। आईमेक क्या है? सर ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला। ठीक है सर, प्लीज आप तो ये बताओ कि आप एसटीएम को प्राथमिकता दोगे या पुलिस प्रशासन को? अगर आपका सिलेक्शन होता है तो प्राथमिकता क्या रहेगी आप? सर मैंने जो अभी प्राथमिकता का क्रम भरा है उसमें मैंने RS SDM, सेकंड नंबर पे RPS को रहा। RS को प्राथमिकता लेने का कारण है क्योंकि सर उसमें जो एक वर्ग की जो डाइवर्सिटी वो अधिक है, जिसके अंदर विभिन्न विभागों में कार्य करने का मौका मिलता है। चलो रेवेन्यू की बात करते हैं। ज़्यादा आपका काश्तकारों से पाला पड़ेगा, रेवेन्यू की जमीन के मामले आपके पास ज़्यादा आएंगे। यस सर। आपको किस प्रकार के मामलों को आप प्राथमिकता से निपटाने का प्रयास करेंगे? काश्तकारों की मुख्य समस्याएं आपकी नज़र में क्या है? सर एक तो जो भूमि को लेके जो भाइयों के बीच विवाद होता है, या फिर जो रास्ते को लेके विवाद होता है, या फिर जो भूमि के जो नक्शे है या उनका जो भू अभिलेख है उनमें उनका स्पष्ट नामांतरण ना होना, या भूमि के जो भू उपयोग है उसका निर्धारण ना हो पाना, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं सर। अब्दुल रहमान प्रकरण क्या है? अब्दुल रहमान प्रकरण बहुत फेमस है, तो रेवेन्यू के अंदर तो हर जगह ये आता है, इसका पता नहीं है तो वो एसटीएम सफल ही नहीं कहलाता। माफ़ी चाहूँगा लेकिन सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ज़रूर पढ़ूंगा सर इसके बारे में। अब्दुल रहमान का पढ़ा नहीं कभी? रोज अखबारों में आते हैं, रोज अधिकतर मामलों में जो नज़ीर पेश की जाती है ना, नदी नाले वगैरह, उनके मामलों में तो अब्दुल रहमान को ही सबसे पहले। माफ़ी चाहूँगा सर, मैं इस बारे में पढ़ नहीं इसको पाया। देखना अच्छी तरह। निश्चित रूप से। चलो थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, आपका एंट्री हो गया, आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।